नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप लोग को वेलकम करता हूं YMW फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से जो है आपको बहुत सारे जो है GST रिगार्डिंग, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग या जितने भी फाइनेंशियल रिगार्डिंग होते हैं उसके वीडियो आपको समय समय पे दिए जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि फ्रेंड्स जितने भी मेरे नए नए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपने स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप सर्टिफिकेट ले लिया है तो इसके बाद जो है आप अपने स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए जो है गवर्नमेंट से ग्रांट लोन कैसे ले सकते हैं या सीड फंडिंग आप कैसे ले सकते हैं। आप लोगों को पता है कि बिना पैसे के जो है कुछ भी नहीं चलने वाला है आज के समय में। अगर आपको अपने जीवन को व्यतीत करना है तो इसके लिए जो है पैसे की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको अपने बिजनेस को रन करना है तो इसके लिए जो है पैसा का रिक्वायरमेंट है। तो बिना पैसे के जो है आपका स्टार्टअप नहीं चल सकता है, इस बात का ध्यान रखें। यानी कि फ्रेंड्स, एक स्टार्टअप में पैसा जो है ईंधन के जैसा काम करता है। अगर आप भी अपने स्टार्टअप को फंड के कारण जो है बूस्ट नहीं कर पा रहे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है। आप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीड फंडिंग स्कीम के अंतर्गत जो है आप 70 लाख तक जो है आप लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको 20 लाख तक जो है ग्रांट लोन मिलता है। अगर आपके पास में वैलिडेशन ऑफ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है या किसी भी तरह का प्रोटोटाइप अगर आपके पास में प्रोडक्ट है तो फ्रेंड्स उस पे जो है गवर्नमेंट आपको 20 लाख तक नॉन रिफंडेबल ग्रांट आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो आपका रेस्ट 50 लाख रुपीस बचता है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट आपको 50 लाख रुपीस जो है आपको मार्केट एंट्री के लिए देती है, यानी कि फ्रेंड्स कमर्शियलाइजेशन के लिए आपको प्रोवाइड करती है ताकि आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी यहाँ पे गवर्नमेंट के सीड फंड स्कीम के अंतर्गत अगर आप ग्रांट लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि फ्रेंड्स इस वीडियो की पूरी जानकारी आपको मिल सके। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको इस वीडियो के माध्यम से एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिल पाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी सीड फंडिंग आपको 70 लाख रुपीस का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि 20 लाख का जो ग्रांट लोन मिल रहा है गवर्नमेंट को आपको रिफंड नहीं करना है। इसके बाद जो रेस्ट आपको 50 लाख रुपीस मिल रहा है मार्केट एंट्री करने के लिए, यानी कि आपको अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, उस पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का जो है आपसे इंटरेस्ट और EMI नहीं लिया जाएगा। एक साल के बाद जो है जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट रहता है 6.25 का, तो फ्रेंड्स वो इंटरेस्ट रेट के थ्रू जो है आपको गवर्नमेंट को पैसे को रिफंड करना है, इस बात का ध्यान दें। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि गवर्नमेंट की तरफ से सीड फंडिंग जो है किस तरह के स्टार्टअप को प्रोवाइड किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी तरह का सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं या किसी भी तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको भी सीड फंडिंग मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सरकार ने कुछ सेक्टर डिसाइड किए हैं जिस सेक्टर के अंतर्गत जो है अगर आप इनोवेटिव कुछ काम कर रहे हैं तभी जो है आपको सीड फंडिंग स्कीम के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट की तरफ से फंड आपको दिए जाएंगे। तो वो कौन कौन से सेक्टर है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे किसी भी तरह का सोशल इंपैक्ट दे रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहा है, वाटर मैनेजमेंट में काम कर रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम कर रही है, एजुकेशन हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, फूड प्रोसेसिंग हुआ, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, हेल्थ केयर हुआ, एनर्जी हुआ, मोबिलिटी हुआ, डिफेंस, स्पेस, रेलवेज, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, ऐसे और भी तरह के जो है सेक्टर है जहां पे अगर आप इनोवेटिव सॉल्यूशन क्रिएट करें तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे गवर्नमेंट के सीड फंडिंग स्कीम के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट से आप फंड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लियरिफाई हो गया कि आपका जो स्टार्टअप है किस किस सेक्टर में काम करेगा, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो है सीड फंडिंग के अंदर जो है आपको फंड मिल पाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं और देखेंगे कि अगर आपका स्टार्टअप सीड फंडिंग के लिए जाना चाहता है तो इसके लिए आपके स्टार्टअप का क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, आपका जो स्टार्टअप है स्टार्टअप इंडिया के अंदर जो है रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यानी कि फ्रेंड्स आपके पास में स्टार्टअप इंडिया का DPIIT नंबर के साथ जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका स्टार्टअप का जो एज है 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी फ्रेंड, जब भी आपका स्टार्टअप इनकॉर्पोरेशन हुआ होगा, सपोज आपका स्टार्टअप जनवरी 2022 में अगर फॉर्म हुआ है तो उस स्टार्टअप को जनवरी 2024 से पहले जो है सीड फंडिंग अपना कर लेना है। यानी कि फ्रेंड्स 2 साल के अंतर्गत ही जो है आपको गवर्नमेंट के सीड फंडिंग स्कीम के अंतर्गत जो है आपको फंड मिल पाएगा। यहां तक क्लियर है? इसके में जो तीसरा क्राइटेरिया है, आपके पास जो भी स्टार्टअप होगा उसमें बहुत सारे डायरेक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे पार्टनर भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप इंडियन प्रोमोटर हैं तो आपके पास में
51% का मिनिमम स्टेक होना चाहिए, तभी जो है आप सीड फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्राइटेरिया है, आपका स्टार्टअप जो है किसी भी तरह का मॉनेटरी सपोर्ट जो है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से 10 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से है तो फ्रेंड्स आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फ्रेंड्स ऐसे और भी 2-3 क्राइटेरिया है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन क्राइटेरिया था मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो है आपको स्क्रीन पे लिस्ट दी जा रहा है फ्रेंड्स, यही सारे 7 पॉइंट्स है। अगर आप इस 7 पॉइंट्स को फुलफिल करते हैं तो फ्रेंड्स आप बहुत ही आसान तरीके से सीड फंडिंग के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जानकारी मिल गया कि अगर आपको सीड फंडिंग के लिए जाना है तो आपका स्टार्टअप एलिजिबल है कि नहीं है, कैसे आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे कि अगर आप अपने स्टार्टअप को सीड फंडिंग की ओर लेके जाना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास में स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके वजह दूसरा डॉक्यूमेंट है, आपके पास में आपके स्टार्टअप का पिच डेक होना चाहिए। किस तरह का पिच डेक होगा वो हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। देन इसके जो आपका तीसरा डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है एक ऑथराइजेशन लेटर लगता है। ऑथराइजेशन लेटर का किस तरह का फॉर्मेट होगा वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। देन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीड फंडिंग में लगता है वो है इनक्यूबेटर्स। फ्रेंड्स विदाउट इनक्यूबेटर्स जो है आप सीड फंडिंग के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है 3 रेफरेंस इनक्यूबेटर्स जो है आपको चूज करने पड़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो भी चार्जेस करते हैं सीड फंडिंग के लिए तो फ्रेंड्स वो इनक्यूबेटर्स के लिए ही चार्ज करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप किसी भी 3 इनक्यूबेटर्स का आप प्रेफरेंस दे देंगे और आपको जो है सीड फंडिंग मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक प्रोफेशनल ही जो है आपको सारी चीज करके प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप अपने स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग सर्च कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप लोग जो है YMW फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया गया फ्रेंड्स, आप नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी जो है सीड फंडिंग के बारे में आपको दी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे कि आप सीड फंडिंग के लिए कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इनक्यूबेटर्स की बात चल रही थी, तो इनक्यूबेटर के बारे में जो है हम लोग आगे वीडियो में बीच में बात करेंगे जहां पे इनक्यूबेटर का सेक्शन आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एप्लीकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है। मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे सीड फंडिंग स्कीम लिखा, तो यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लिखा हुआ है और अप्लाई नाउ का बटन है। तो आपको अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला क्या है, इनक्यूबेटर्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स अगर आप सीड फंडिंग के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी इनक्यूबेटर के अंदर जो है आपको इनक्यूबेटर्स बनना पड़ेगा, तभी जो है आप सीड फंडिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। विदाउट आप इनक्यूबेटर्स बने आप सीड फंडिंग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड जितने भी इनक्यूबेटर्स होते हैं सारे जो है गवर्नमेंट के निगरानी में रहते हैं और उन्हीं की निगरानी में जो है सारे फंड किए जाते हैं और आपको जो फंड मिलेगा वो इनक्यूबेटर के थ्रू ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, एक स्टार्टअप और इनक्यूबेटर का रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा इनक्यूबेटर और स्टार्टअप का तो फ्रेंड्स आपका जो है सीड फंडिंग नहीं हो पाएगा सक्सेसफुल, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप स्टार्टअप है और आपको सीड फंडिंग गवर्नमेंट से लेना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आपको इनक्यूबेटर को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा अपने स्टार्टअप को लेके, यानी कि फ्रेंड्स आप क्या प्रोटोटाइप प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, आपके पास में क्या कॉन्सेप्ट आइडिया है, वो सारी चीज सबसे पहले आपको इनक्यूबेटर को डिलीवर करना पड़ेगा। अगर इनक्यूबेटर अगर सेटिस्फाइड है आपके आइडियाज से तभी जो है वो आपके फाइल को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पे कि कैसे आप एज ए स्टार्टअप है तो आप सीड फंडिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। देखिए फॉर स्टार्टअप है तो सिंपल आपको अप्लाई के नाउ का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है इनक्यूबेटर और स्टार्टअप क्रेडेंशियल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो भी स्टार्टअप का यूजर आईडी पासवर्ड होगा उसी यूजर आईडी पासवर्ड को आप यूज करके यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो आप अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन कर चुके होंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे माई एप्लीकेशन और ग्रीवेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मिल जाता है अप्लाई नाउ का बटन। तो अप्लाई नाउ का बटन क्लिक करने से पहले यहाँ पे आप जरूर रीड कीजिए सीड फंड स्कीम, यानी कि सीड फंड स्कीम के अंतर्गत जो है फाइनेंशियल असिस्ट किया जाता है किसको, स्टार्टअप को। देख रहे हैं यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप, किसके लिए, स्टार्टअप में किसके लिए होती है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। अगर आपके पास किसी तरह का आइडिया तो उसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट होना चाहिए उसके लिए, या प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है यानी कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है उसका कोई प्रोटोटाइप आपने बना कर रखा है तो उसके लिए भी जो है आपको फाइनेंशियल असिस्ट किया जाता है। या अगर आपके पास किसी भी तरह का प्रोडक्ट ट्रायल्स है या किसी तरह का आप मार्केट एंट्री करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत लोग ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो कि अपना आइडिया को जो है वो एक शेप तो प्रोवाइड कर देते हैं बट मार्केट में जाने के लिए उनके पास फंड नहीं रहता, तो वैसे स्टार्टअप को भी जो है गवर्नमेंट यहाँ पे सीड फंडिंग स्कीम के अंतर्गत फंड
फंड प्रोवाइड करती है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आगे हम लोग अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपका जो भी सीड फंडिंग कर रहा होगा तो उसमें एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे डेजिग्नेशन उनका लगेगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ईमेल आईडी दे दीजिएगा, और यहाँ पे क्या होगा, आपको एक ऑथराइजेशन लेटर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर ऑथराइजेशन लेटर नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बोर्ड का रेजुलेशन कॉपी भी आप लगा सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होंगे तो फ्रेंड्स उस केस में जो है आपको पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर का यहाँ पे प्रूफ जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो भी अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्म में होगा। अब किस तरह का यहाँ फॉर्मेट होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट के लिए सीड फंड का यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह का फॉर्मेट में जो है आपको ऑथराइजेशन लेटर जो है आपको टाइप करके आपको अपने क्लाइंट से साइन करवाना पड़ेगा, तभी जो है आप यहाँ पे इसको अपलोड कीजिए। ठीक है, अपलोड करने के बाद जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट डिटेल एंटिटी का फिल करने के लिए आ जाएगा। तो अगर आपका स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज है तो आपका ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर फील्ड रहेगा ये डाटा, आप इस बात का ध्यान रखें। देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक फील्ड है। इसके अलावा नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिल जाता है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे अब जो है आपको स्टार्टअप का डिटेल देना पड़ेगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है स्टार्टअप डिटेल ही रहता है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो स्टार्टअप है ना वो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप होना चाहिए। अगर नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत कम चांसेस होता है कि आपको सीड फंड के अंतर्गत जो है आपको गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्ट करेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद जो है आपको बताना पड़ता है कि आप क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना पड़ता है। आपको याद होगा कि जब आप स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर रहे होंगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, बट मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे 1000 वर्ड जरूर आप टच कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि व्हाट इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर दिस प्रॉब्लम, यानी कि इस प्रॉब्लम के लिए जो है आपका किस तरह का वैल्यू प्रोपोजिशन है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। देन इसका जो आपका थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी फ्रेंड्स यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है आपको यहाँ पे लिखिए, तभी जो है आपका इस एप्लीकेशन का एक्सेप्टेंस का चांस बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको मार्केट साइज भी आपको बताना पड़ेगा। आपका जो स्टार्टअप जिस सेक्टर में काम कर रहा है उसका मार्केट साइज क्या है बताना जरूरी है, तभी पता चल पाएगा कि उसमें कितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट का अगर लगेगा कि आपके स्टार्टअप में बेनिफिट है, आइडिया अच्छा है और वो आगे चलकर स्केल अप हो पाएगा, तभी जो है गवर्नमेंट आपको फंड प्रोवाइड करेगी। इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्केल अप के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे पूरा स्केल अप के बारे में बताना है, यानी कि फ्रेंड्स आपका जो स्टार्टअप आइडिया उसको कैसे आप स्केल अप कीजिएगा ये पूरा चीज आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवेन्यू मॉडल के बारे में है कि आपका जो स्टार्टअप किस तरह से रेवेन्यू अर्न करेगा वो आपको पूरा यहाँ पे बता देना है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु आर योर की कंपटीटर, आपका जो की कंपटीटर कौन कौन से, एमएसएमईज है, स्टार्टअप्स है, कॉर्पोरेट से या कोई दूसरा है। अगर अदर्स होगा तो आप अदर्स भी दे सकते हैं, अगर एमएसएमई होगा तो एमएसएमई सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा आपको बताना पड़ेगा कि कैसे एमएसएमई जो है की कंपटीटर है आपके स्टार्टअप का। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद जो है अगर वेबसाइट होगा तो आप वेबसाइट दे सकते हैं। सोशल मीडिया में अगर किसी भी तरह का आपका अकाउंट्स वगैरह है तो उसका लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, बट ये दोनों जो है ऑप्शनल है, अगर देना चाहे तभी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपके पास में नेक्स्ट टैब ओपन होकर आ जाएगा स्टार्टअप टीम का, यानी कि फ्रेंड्स आपका कंपनी है, आपका स्टार्टअप है, तो आपके टीम मेंबर में कौन कौन से लोग हैं वो सारी चीज की जानकारी यहाँ पे देनी पड़ती है। अगर आपके स्टार्टअप में सीईओ है तो फ्रेंड्स उसके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी, उनका नाम, बैकग्राउंड, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल भी यहाँ पे लिंक करना पड़ता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि नेम एंड बैकग्राउंड ऑफ द सीईओ, जो भी आपके स्टार्टअप के सीईओ होंगे यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम दीजिएगा, उनके बैकग्राउंड के बारे में बताइए। देखिए बैकग्राउंड के बारे में यहाँ बोलने का मतलब क्या हुआ कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, कि जब सीड फंडिंग के लिए जाती है तो देखती है भाई कि उसका मैनेजमेंट कैसा है। अगर मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट उसमें पैसा क्यों डालेगी। अगर आपके पास में किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप सोच रहे हैं कि उसको स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे जाके फेल हो सकते हैं। इस केस में जो है आपको एक मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे सीईओ के बैकग्राउंड के बारे में लिखना पड़ता है। क्लियर, तो यहाँ पे मैक्सिमम 2000 वर्ड में लिख सकते हैं।
लिंक्डइन प्रोफाइल होगा तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे प्रोमोटर का डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, जो भी उनके प्रोमोटर होंगे उनका आधार कार्ड जरूर दीजिएगा, यहाँ पे आधार नंबर मांगेगा। इसके बाद जो भी प्रोमोटर होगा उनका आधार यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। याद रखें कि मैंने आपको बताया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा वो आप PDF फॉर्म में कीजिएगा। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉय कितने हैं आपके स्टार्टअप में। और इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिस्ट ऑफ ऑल टीम अलोंग विद द नंबर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज इन ईच टीम। देखिए यहाँ पे जो है आपको पूरी टीम का एक लिस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि फुल टाइम एम्प्लॉय है आपके स्टार्टअप में। तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, यहाँ पे ऐड करना है तो आप ऐड करके आप जो है उनका नाम देके यहाँ पे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जब यहाँ पे पूरी डिटेल को फिल कर लेंगे तो नीचे आएंगे सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट टैब ओपन होकर आएगा फंडिंग डिटेल। देखिए फंडिंग डिटेल भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको देना पड़ता है कि आपका जो स्टार्टअप है किसी तरह का 10 लाख का मॉनेटरी सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रिसीव तो नहीं किए। अगर रिसीव किए तो फ्रेंड्स यहाँ पे यस जरूर करें। तो आप यस करेंगे तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे नो करना है। नो करने के बाद जो नीचे आ जाएंगे करंट फंडिंग रिक्वायरमेंट। अभी करंटली कितना रिक्वायरमेंट है, आपको ग्रांट लोन चाहिए, यानी कि फ्रेंड्स अगर आपको 20 लाख तक का नॉन रिफंडेबल लोन चाहिए तो इसके लिए आपको ग्रांट में सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। अगर आप सीड फंडिंग के लिए जा रहे हैं, यानी यहाँ पे आप कन्वर्टेबल डिवेंचर के थ्रू जो है आप 50 लाख तक का आप यहाँ पे ग्रांट लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको कन्वर्टेबल डिवेंचर को जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी तरह का डेट लेना चाहते हैं तो आपको इसको सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। देखिए हम लोग ग्रांट लोन के लिए जा रहे हैं तो ग्रांट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अमाउंट हम लोग 20 लाख लिखेंगे, जितना मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है, यानी 20 लाख ही मैक्सिमम है तो आपको 20 लाख यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद प्रायर फंडिंग डिटेल जो है ये आपका नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि फ्रेंड्स आपने सबसे पहले डिक्लेरेशन दे दिया है कि किसी तरह का हम लोगों को मॉनेटरी सपोर्ट नहीं मिला है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, इसलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। क्लियर? इसके बाद नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको जो फंड मिलेगा उसका आप डिप्लॉय कैसे करेंगे, यानी फ्रेंड्स उस फंड को आप कहाँ किस किस सेगमेंट में खर्च करेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल आपको देना पड़ता है। ये पूरा एक्सपेंस बकेट है, आपको इसी बकेट के अंदर सारे को सेलेक्ट करना पड़ता है। टेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कितना खर्च करेंगे, मैन पावर में, आउटसोर्स सर्विस में कितना करने वाला, IP कॉस्ट में करने कितना करेंगे। IP कॉस्ट मतलब यहाँ पे ट्रेडमार्क का होगा, ठीक है, और ट्रैवलिंग कॉस्ट कितना होगा, कंज्यूमेबल कॉस्ट, कंटीजेंसी हो गया, अदर्स हो गया, ये सारी चीज जो है आपको बताने पड़ते हैं। तो अपने हिसाब सेलेक्ट कर लेंगे और ये अमाउंट जो है सबका मेंशन करते जाएंगे और जब ये पूरा सेक्शन को फिल कर लेंगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अब आपका नेक्स्ट टैब ओपन होकर आएगा इनक्यूबेटर प्रेफरेंस का। मैंने आपको बताया था कि मैं इनक्यूबेटर के बारे में जो है आपको इनक्यूबेटर वाले सेक्शन में जाकर जरूर बताऊंगा। देखिए यहाँ पे 3 तरह के आपको रो मिल जाते हैं इनक्यूबेटर का। सबसे पहले यहाँ पे आप जब रो ओपन करेंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे जितने भी लिस्टेड इनक्यूबेटर्स हैं वो आपके फोकस सेक्टर में काम करते हैं कि नहीं, यानी कि फ्रेंड्स वो आपके इंडस्ट्री कैटेगरी में काम करते हैं कि नहीं। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसमें आपका एग्रीटेक होगा, तो जो पर्टिकुलर आप यहाँ पे इनक्यूबेटर को सेलेक्ट करें तो उस इनक्यूबेटर का जो फोकस एरिया रहेगा वो एग्रीटेक में होना चाहिए, तभी जो है वो आपको फंड दिला सकता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको यहाँ पे बता दूं। देखिए इनक्यूबेटर कभी भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको सबसे पहले इनक्यूबेटर से बात करना पड़ेगा, तभी तो आप उस इनक्यूबेटर को यहाँ पे रेफरेंस में देंगे। विदाउट एनी रेफरेंस जो है आप उस इनक्यूबेटर को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले इनक्यूबेटर को अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इंडिविजुअल पर्सन हैं और आप इनक्यूबेटर को अप्रोच कर लेंगे तो आप ट्राई कीजिए। अगर आपके थ्रू आपके स्टार्टअप का और इनक्यूबेटर का रिलेशन डेवलप होता है तो आप उनका रेफरेंस में यहाँ पे सेलेक्ट करके जो है आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये बहुत ही कम चांसेस है, यानी फ्रेंड्स वो 10% का चांसेस है। अगर 10% में अगर आप आते हैं तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि अगर आप अपने स्टार्टअप को सीड फंडिंग की ओर लेके जाना चाहते हैं तो आप किसी प्रोफेशनल को हायर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको सारी चीज की जानकारी होती है कि किस इनक्यूबेटर को सेलेक्ट करना है, क्योंकि फ्रेंड्स उनका कॉन्टेक्ट पहले से ही होता है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप जिस इनक्यूबेटर को सेलेक्ट करें उनके पास फंड होना चाहिए। अगर फंड नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो आपके एप्लीकेशन को जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो डी एक्सेप्ट करके जो है आपको वापस भेज देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रोफेशनल के साथ काम करने से क्या होता है कि प्रोफेशनल लोगों को सारी चीज की जानकारी होती है कि अगर मैं किसी भी इनक्यूबेटर को सेलेक्ट करूंगा तो मुझे मालूम होगा कि इस इनक्यूबेटर के पास में अभी फंड है कि नहीं है, वो आपको लेके जा सकता है कि नहीं आगे। ये सारी चीज के बारे में जो है वो प्रोफेशनल को जानकारी होती है। इसलिए मैं यहाँ पे आप सभी को बोलता हूं कि अगर आप अपने स्टार्टअप को सीड फंडिंग की ओर लेके जाना चाहते हैं तो इसके लिए जो है तुरंत ही YMW फाइनेंशियल सर्विसेज को कांटेक्ट कीजिए। डेफिनेटली जो है आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे जो है सीड फंडिंग जो है आपके स्टार्टअप के लिए करके प्रोवाइड करेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है
सबसे पहले इनकवेटर जो है प्रेफरेंस 1 देना है, फिर आप 2 सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इसी तरह रेंडमली सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो अभी मैं जो है इसी तरह सेलेक्ट करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जब यहाँ पे आप इनकवेटर का प्रेफरेंस आप प्रोवाइड कर देंगे, इसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे इनकवेटर जितने भी लिस्टेड है वो आपके इंडस्ट्री कैटेगरी में काम ही ना करता हो, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे इनकवेटर लिस्टेड तो है, बट उसमें से बहुत ही कम लोग जो है एक्टिव है। कितने नंबर ऑफ इनकवेटर जो है अभी एक्टिव है, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इनकवेटर की बात करें तो अभी 115 इनकवेटर ही एक्टिव होकर यहाँ पे काम कर रही है। ऐसे लिस्टेड तो बहुत सारे हैं। अगर आपको देखना है कितने नंबर ऑफ इनकवेटर लिस्टेड है तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आपको अपना स्टार्टअप इंडिया वाला वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा। ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है नेटवर्क का। नेटवर्क में जाएंगे इनकवेटर्स मिल जाता है, आपको यहाँ पे जाना है। जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको इनकवेटर्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि टोटल जो है 1113 इनकवेटर जो है लिस्टेड है, बट यहाँ पे सारे इनकवेटर एक्टिव नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो इनकवेटर कैसे सेलेक्ट करना आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि मैं इनकवेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन में ये इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो इनकवेटर सेलेक्ट करने से पहले जो है इनके 3-4 पैरामीटर है उसको देखना पड़ता है। सबसे पहला पैरामीटर क्या है, कनेक्शन एक्सेप्टेड। देखिए कनेक्शन एक्सेप्टेड जो है अगर मोर देन 50% है तभी जो है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे 0% है तो फ्रेंड्स इसमें तो मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा। 0% है यानी फ्रेंड्स ये जल्दी एक्टिव नहीं है, यानी इनके पास फंड जल्दी मिलते नहीं होंगे, हो सकता है। बट अगर यहाँ पे कनेक्शन एक्सेप्टेड 50% से ज़्यादा है तभी जो है आप उसके और जाएं, और इसके साथ साथ जो है आप उनका रेटिंग भी चेक कीजिए कि उनका कितना रेटिंग है। अगर रेटिंग मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको दूसरा इनकवेटर चेक करके दिखाता हूँ। सपोज कि यहाँ पे नीचे आता हूँ, एक बरेली का मैं IVRE पशु विज्ञान इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि इनका कितना कनेक्शन एक्सेप्टेड रेशियो है। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं कनेक्शन एक्सेप्टेड जो है 50%। मैंने क्या बताया था कि 50% से ऊपर है तभी जो है आप उस इनकवेटर की ओर जाएं। अगर 50% से नीचे है तो जाना ही नहीं चाहिए उसके पीछे, ठीक है। और यहाँ पे आपको रेटिंग भी चेक करना है। रेटिंग अगर किसी ने दिया होगा तो अच्छी बात है, बट इस इनकवेटर में रेटिंग नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे आपको एक ओवरऑल पता चल गया है क्या आपको यहाँ पे इनकवेटर के सेक्शन में जाकर देखना है। जिन लोगों को लगता है कि आपको सीड फंडिंग का काम हमारे थ्रू करवाना चाहिए तो फ्रेंड्स स्क्रीन पे नंबर दिया गया, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर जरूर कॉल कीजिए। आपको बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पे जो है हम लोग सीड फंडिंग करके आप लोग प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इनकवेटर जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा लास्ट का एक ऑप्शन आ जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है, क्या करना है आपको अपलोड, पिच डेक आपको अपलोड करना है। तो पिच डेक में क्या क्या होने चाहिए तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जब भी आप पिच डेक अपलोड करेंगे उसमें कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं। वो गाइडलाइन कहाँ से पता चलेगा आपको दिखा दूं। जब आप पिच डेक का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गाइडलाइन है सीड फंडिंग का, तो यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आपको अपना पिच डेक कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपको अपने प्रॉब्लम के बारे में बताना है कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। टारगेट मार्केट के बारे में बताना है, देन इसके बाद प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बताना है। इसके अलावा जो है आपको कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के बारे में बताना है। देन इसके बाद जो है नेक्स्ट है मार्केट वैलिडेशन, और यहाँ पे जो है आपको रेवेन्यू मॉडल बताना है, और इसके बाद जो है मार्केट स्ट्रेटेजी के बारे में बताना है। देन इसका आपके टीम मेंबर के बारे में बताना है कि आपके टीम मेंबर में कितने क्वालिफाइड पर्सन है। फिनेंशियली के बारे में बताना है आपको, और इसके बाद जो फाइनली यहाँ पे जो है आपको फंड रिक्वायरमेंट एंड डिप्लॉयमेंट प्लान के बारे में बताना है। और इसके अलावा आप बहुत सारे फोटोग्राफ्स जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर आपने किसी भी तरह का पिच डेक तैयार किया है तो आप उसका सैंपल मुझे दिखा दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगा कि पिच डेक मैं अपने क्लाइंट के लिए कैसे तैयार किया हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पिच डेक जो है मैंने अपने क्लाइंट के लिए तैयार किया है, ठीक है। तो आप भी जो है अपने क्लाइंट के लिए इसी तरह से, यानी कि आप अपने खुद के लिए या अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपने क्लाइंट के लिए इस तरह से तैयार कर सकते हैं पिच डेक। याद रखें कि अगर आपका पिच डेक सही नहीं रहेगा तो फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप दोबारा सीड फंडिंग के लिए जा नहीं सकते। यानी फ्रेंड्स अगर मैं ग्रांट लोन के लिए जा रहा हूँ तो फ्रेंड्स मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो आपको
कोशिश करना है कि पिच डेक जो है आपका बहुत ही इंप्रेसिव होना चाहिए, ताकि लोगों को सही तरीके से समझ में आ सके कि आपका जो स्टार्टअप वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कैसे वो जो है रेवेन्यू जनरेट करेगा, कैसे अपने बिजनेस को स्केल कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ की जानकारी उसमें मेंशन होनी चाहिए, तभी जो है आप गवर्नमेंट से सीड फंड स्कीम के अंतर्गत जो है ग्रांट लोन ले पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि पिच डेक कैसे आप तैयार करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्टेप पे आएंगे। तो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, तो अपलोड कर दीजिएगा। देन इसके बाद अगर आपके पास में कोई वीडियो वगैरह होगा आपके प्रोडक्ट का, तो फ्रेंड्स उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, अगर आप अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एज इट इज रह सकते हैं। इसके अलावा ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, इंपॉर्टेंट की बात नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपको अपलोड करना है तो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस बॉक्स में टिक आउट करना है और फाइनली आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा, तब आपके पास में जो है इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपका जो एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस में दिखेगा। देख रहे हैं यहाँ पे इनक्यूबेटर प्रेफरेंस, यानी कि जो भी आपका इनक्यूबेटर प्रेफरेंस आपने सेलेक्ट किया होगा उसके अंतर्गत जो है ये एप्लीकेशन जो है सबमिटेड है, अभी चेक हुआ नहीं है, अभी इन प्रोग्रेस में, इस तरह से जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आपको समय समय पे यहाँ पे चेक करना है कि आपके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। तो आपको मेल भी आता है, तो आपको मेल भी जो है टाइम टू टाइम चेक करना। अब आप लोग पूछेंगे सर इसका टाइमलाइन क्या होता है, तो आपको बता दूं कि फ्रेंड्स 60 डेज का टाइमलाइन है। 60 डेज के अंदर जो है आपको यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको अपना एप्लीकेशन देखना है तो फ्रेंड्स व्यू एप्लीकेशन, आप यहाँ पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे सका कि अगर आपको अपने स्टार्टअप के लिए सीड फंड की रिक्वायरमेंट है तो आप उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि जब भी आप अपने स्टार्टअप को सीड फंड को और लेके जाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप किसी कंसल्टेंट या प्रोफेशनल को हायर कीजिए, क्योंकि एक इनक्यूबेटर या प्रोफेशनल को ही पता चलता है कि कैसे स्टार्टअप और इनक्यूबेटर के बीच में रिलेशनशिप डेवलप किया जा सके और किस इनक्यूबेटर के पास में फंड है, ताकि आपका जो एप्लीकेशन है जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए उस इनक्यूबेटर के थ्रू। यहां तक क्लियरिफाई हो रहा है। तो फ्रेंड्स देर किस बात की, अगर आप अपने स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, या आप ATIAC के अंदर जो है टैक्स एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं, या आप जो है अपने स्टार्टअप के लिए सीड फंड सर्च करें, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली जो है आपको YMW फाइनेंशियल सर्विसेज से आपको कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पे ये सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।